अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ जुनैद अहमद शाह। तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसे हम कहते हैं जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, जो हमारे पास प्रिंसिपल है अकाउंटिंग में यूज़ होंगे उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। ये पार्ट 3 है, ठीक है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो सबसे पहला हमारा प्रिंसिपल आ जाता है एंटिटी प्रिंसिपल, जिसे हम बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट अ बिजनेस एंटिटी शुड बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। अकाउंट आर प्रिपेयर्ड टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस, नॉट दोज हु ओन इट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये जो प्रिंसिपल कह रहा है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कह रहा है कि जो भी हमारे जो ओनर्स होंगे वो सेपरेट हैं, ठीक है ना, बिजनेस से सेपरेट है, अलहदा हैं, ठीक है ना। वो हम उसमें बिज़नेस में ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है ना? जो हमारे ओनर्स हैं उससे सेपरेट है हमारा बिज़नेस, वो एक आर्टिफ़िशियल पर्सनल के तौर पे यूज़ हो रहा होता है, ठीक है ना? जो हम अकाउंट बनाते हैं, ओनर इक्विटी के कैपिटल के अकाउंट बना रहे होते हैं, वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ओनर्स के बारे में। प बट वो ऑन नहीं करते, ओनर्स जो ऑन नहीं करते, बिज़नेस को ऑन नहीं करते, ठीक है? तो ये प्रिंसिपल ये कह रहा है। उसके बाद दूसरा प्रिंसिपल हमारा आ जाता है going concern principle. So basically according to this concept, it is assumed that the business will exist for a long time. तो जो हमारे ये इस प्रिंसिपल के हिसाब से जो हमारा बिजनेस है ना, वो फॉर लॉन्ग टाइम चलेगा, ठीक है ना। एक बंदा आएगा, ठीक है ना, एक मैनेजमेंट आएगी, वो बंदा उस कंपनी से जा सकता है, पर जो हमारा बिजनेस होगा वो चलता रहेगा। तो हमारे पास जो भी एक बंदा आएगा, वो ठीक है, उसका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, वो उस कंपनी से चला जाएगा, बिजनेस से चला जाएगा, पर जो हमारी कंपनी होगी वो एग्जिस्ट रहेगी फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। जब तक वो बैंकरप्सी या लिक्विडिटी की तरफ नहीं जाती, तब तक वो कंपनी चलती रहेगी। उसके बाद हमारा थर्ड नंबर आ जाता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। बेसिकली जो हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में हम वही रिकॉर्ड अकाउंट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो एक्सप्रेस होगी मनी में, ठीक है, जिससे हम पैसों में हम कैश में एक्सप्रेस कर सकें, ठीक है ना, उससे ही हम रिकॉर्ड करेंगे। तो बेसिकली ट्रांजैक्शन होती क्या है? तो ट्रांजैक्शन बेसिकली बिजनेस इवेंट है डेट हैज़ अ मॉनेटरी इम्पैक्ट ऑन एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी, उस पे इम्पैक्ट डालती है, मॉनेटरी इम्पैक्ट। ट्रांजैक्शन कौन सी होती है? ट्रांजैक्शन वो होती है जो मॉनेटरी फॉर्म में ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है ना, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेट पे इम्पैक्ट डालती है। एंड इज रिकॉर्डेड एज एंट्री इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड। बेसिकली हम इसे रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग जो सिस्टम होगा, जनरल एंट्री जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, उसमें हम जो एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। ये एक फॉर्म किस फॉर्म में होती है? मॉनेटरी फॉर्म में। मॉनेटरी हम पैसों को कहते हैं, ठीक है ना, कैश फॉर्म में होती है, ठीक है, तो हम उसे ट्रांजैक्शन बोलते हैं। बेसिकली हम इसे डीलिंग भी कह सकते हैं, डीलिंग भी कह सकते हैं। जो ट्रांजैक्शन डीलिंग जो म्यूचुअल डीलिंग होती है, एक बंदे को जो वो चीज़ मिल जाती है और दूसरे को पैसे मिल जाते हैं, कैश मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक दुकानदार के पास जाता हूँ, मुझे मोबाइल खरीदना है, तो मैं वहाँ पे जाऊँगा, कैश दूँगा, ठीक है, कैश दूँगा, उनके पास कैश आएगा, मेरे पास मोबाइल आएगा, तो ये ट्रांज़ैक्शन हो गई। तो इसे ट्रांज़ैक्शन कहते हैं। तो हमारा ये प्रिंसिपल क्या कहता है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली दोज़ ट्रांज़ैक्शन व्हिच एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी। हम वही ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो हम, ठीक है, हमारे किस फॉर्म में आएगी? मनी फॉर्म में आएगी, उसी ट्रांज़ैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद हमारा प्रिंसिपल आ जाता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी हम बोलते हैं, ठीक है। इसको हम सॉरी हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस एसेट इज ऑर्डिनरी रिकॉर्डेड इन द बुक एट द प्राइस एट विच इट वाज एक्वायर्ड, कॉस्ट प्राइस। बेसिकली ये प्रिंसिपल ये कह रहा है, जब हम एक जो हमारा एसेट, जैसे कि प्लांट हमने खरीदा है 10 लाख में, हमने एक प्लांट खरीदा है, ठीक है ना, हम उसी 10 लाख को हम जो हमारा बुक ऑफ अकाउंट होगा उसमें 10 लाख की रिकॉर्ड करेंगे, ना कि एक्चुअल हम जो हमारे पास वैल्यू अभी जो हम उसकी अगर वैल्यू करवाएंगे तो वो प्राइस डिफरेंट होगी, ठीक है ना। जो जो हमारी कॉस्ट प्राइस होगी, जो हमारे पास हिस्टोरिकल प्राइस होगी जिस पे हमने वो प्लांट खरीदा था, वो 10 लाख का था। अभी अगर वो प्लांट हमें जो उसकी जो वैल्यू हमने निकलवाई है, ठीक है ना, वैल्यूएशन हमने उस प्लांट की है, वो 6 लाख आ रही है, ठीक है ना, 6 लाख आ रही है, तो वो डी वैल्यू हुआ है, ठीक है। पर हमारी जो बुक ऑफ अकाउंट में कौन सी वैल्यू होगी? वो हमारी 10 लाख की होगी। इससे हम कहते हैं जो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल भी बोलते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस
एसिड इज ऑर्डिनरी रिकॉर्डेड इन बुक एट द प्राइस एट विच इज एक्वायर्ड। जिस प्राइस पे हमने खरीदा होगा हम उसी प्राइस को हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि हमने 10 लाख को ही रिकॉर्ड करना, दिस बुक वैल्यू ऑफ एसिड इज रिकॉर्डेड डू नॉट रिफ्लेक्ट देयर रियल वैल्यू। जैसे कि मैंने कहा वो अभी करंट प्राइस 6 लाख है, ठीक है ना, पर वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। जो हमारे पास एक्चुअल प्राइस जिसमें हमने वो एसिड बाय किया था, ठीक है, हम उसी प्राइस को रिकॉर्ड करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट ये कह रहा है। तो उसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इज अ ड्यूअल एस्पेक्ट may be stated as for every debit is there is credit। ये बेसिकली हमें बता रहा है कि जो भी हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो ड्यूअल एंट्री होगी। जैसे कि जो हमारा एक साइड डेबिट हो रही होगी तो दूसरी साइड क्रेडिट हो रही होगी, ठीक है ना। एवरी ट्रांजेक्शन है टू साइड अफेक्टेड टू द एक्सटेंट सम अमाउंट, ठीक है, दोनों साइड को अफेक्ट होगा, क्रेडिट को और डेबिट दोनों हमारी साइड अफेक्ट होंगी। उसके बाद हमारा आ जाता है उसके बाद अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। बेसिकली ये इसमें क्या क्या कह रहा है, जो हमारा बिजनेस होगा उसमें हम डिफरेंट सेगमेंट बनाएंगे, उसे हम अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने जो साल में हमारा जो एक साल भी हमारा अकाउंट पीरियड हो सकता है, 6 मंथ भी हमारा अकाउंटिंग पीरियड हो सकता है, 3 मंथ भी अकाउंटिंग पीरियड हो जाता है अकॉर्डिंग टू कंपनी, ठीक है ना। जो हमारी कंपनी होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगा या बिजनेस होगा, उसी के हिसाब से हम उसके सेगमेंट बनाते हैं, उसी के हिसाब से हम अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। According to this concept, life of business is divided into appropriate segment for the stating the results shown by the business after each segment। जो हमारा टाइम पीरियड होगा उसी हिसाब से हम उस बिजनेस को मेजरमेंट करते हैं कि इसकी एज कितनी है, लाइफ कितनी है और कितने सालों से आ रहा है, ठीक है, चल रहा है बिजनेस और आगे कितना जा सकता है, ठीक है ना। हम इसी की मदद से जान सकते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट की मदद से, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आ जाता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। बेसिकली मैचिंग कॉन्सेप्ट में ये बता रहा है कि जो भी हमारा हम प्रॉफिट कैसे रियलाइजेशन करेंगे, प्रॉफिट हम तभी हमें कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमारे पास जो भी हमारा रेवेन्यू आएगा, ठीक है, रेवेन्यू जो भी हमारे पास आएगा उससे माइनस कर देंगे, एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, जो भी हमारे पास नेट इनकम आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। द एम ऑफ एवरी बिजनेस इज अर्न प्रॉफिट। जो हमारा जो भी बिजनेस होते हैं उसका मेन एम क्या होता है, अर्न प्रॉफिट। एंड द ऑर्डर टू कैलकुलेट प्रॉफिट द एक्सपेंसेस इज मैच्ड विद द रेवेन्यू। जो हमारा जो एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, वो हम माइनस कर रहे होंगे रेवेन्यू से, तो हमारे पास क्या आ रहा होगा, प्रॉफिट आ रहा होगा। तो ये जो हमारा प्रिंसिपल है यही बता रहा है कि हम मैच करते हैं किससे, जो हमारे पास एक्सपेंस को मैच करते हैं रेवेन्यू से, तभी हमें पता चलता है कि हमारे पास प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो उसके बाद हमारा आ जाए रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। बेसिकली रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, दिस कॉन्सेप्ट एम्फेसिस दैट प्रॉफिट शुड बी कंसीडर ओनली व्हेन रियलाइज। ये कह रहा है कि जब हमारे पास कंपनी में जो भी प्रॉफिट आएगा हम तभी रियलाइज करेंगे जब वो हमारे पास आएगा, बाय हैंड इन हैंड हमारे पास आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने अपने प्रोडक्ट सेल किए हैं, ठीक है, प्रोडक्ट सेल किए कितने के, 1 लाख के उन्होंने प्रोडक्ट सेल किए हैं, तो वो अभी वो प्रॉफिट जो हमारे पास रेवेन्यू है वो लिखेगी, रिकॉर्ड नहीं करे, रिकॉर्ड तो करेगी पर उसे रियलाइज नहीं करेगी, जो प्रॉफिट होगा उसे रियलाइज नहीं करेगी जब तक उसकी एक्सपायरी डेट ना हो जाए, मतलब वो यूज ना हो जाए, ठीक है ना, उन्होंने यूज ना किया होगा तब तक वो रिकॉर्ड नहीं करेगी। तो ये कंसेप्ट ये कह रहा है, ठीक है, रियलाइज तब करेंगे जब वो हमारे पास कैश के सूरत में या बाय इन हैंड हमारे पास आएगा। दिस कॉन्सेप्ट एम्फेसिस दैट प्रॉफिट शुड बी कंसीडर ओनली व्हेन रियलाइज। जब हमारे पास आएगा, जब हमने रियलाइज किया करेंगे, जब हम रिकॉर्ड करेंगे तभी हमारे पास हम उसे रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है कंसिस्टेंस प्रिंसिपल। जो हम बेसिकली ये कह रहा है, कंसिस्टेंसी इन अकाउंटिंग मेथड शुड बी मेंटेन फ्रॉम वन एन अकाउंटिंग पीरियड टू नेक्स्ट। बेसिकली ये कह रहा है जो हमारे पास एक अकाउंटिंग पीरियड में हमने फीफो मेथड यूज किया और दूसरे में हमने लीफो मेथड यूज किया, तो ये क्या होगा, डिफरेंट आ जाएगा। तो हमने अगर एक अकाउंटिंग पीरियड में फीफो मेथड इन्वेंट्री का यूज किया तो दूसरों में भी हमें यही करना होगा। अगर हमने इनकेस चेंज किया है तो हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम उसे डिस्क्लोज करेंगे, वो हमें बताना होगा कि हमारे पास ये वजूहत थी कि हम इस वजह से ये मेथड चेंज किया है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ये बता रहा है। उसके बाद हमारा आ जाता है मटीरियल materiality principle। basically ये financial information should be present in a way that is material significant to financial statement in order
In other words, tribal amount need not be reported separately. Basically ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा है, बेसिकली जो हमारे पास जो भी मटेरियल होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी हमारा मेन अमाउंट होगी उससे रिकॉर्ड करेंगे। जो हमारे पास ट्रेनी अमाउंट के रिकॉर्ड होंगे, जो मस्कुलेंस अकाउंट होंगे, ठीक है ना, वो हम एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। उसी में सब कुछ, जैसे मस्कुलेंस हमारा अकाउंट हो जाता है, उसमें सब कुछ जो हमारे पास टिनी अमाउंट जैसे स्टेशनरी वगैरह यूज हो रही है, ठीक है, पेंटिंग वगैरह का खर्चा आ रहा है, चाय वगैरह का एंटरटेनमेंट वगैरह, चाय वगैरह का खर्चा आ रहा है, तो उसमें हम ट्रीट करेंगे, एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, उसमें सारे अकाउंट हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। हम एक एक चीज के अलग अलग अकाउंट नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली ये प्रिंसिपल ये बता रहा है। उसके बाद हमारा आ जाता है conservatism principle. Basically, when faced with uncertainty, accountants should be conservative in recognizing revenue and gains and liberal in recognizing expense and losses. This principle aims to avoid overstated of asset and income. बेसिकली ये प्रिंसिपल हमें ये बता रहा है कि जब हमें रिकॉग्नाइज करना होगा जो हमारे पास रेवेन्यू कितना आ रहा है, ठीक है, गेन क्या हमारे पास कितना आ रहा है, तो वो हम तभी रिकॉर्ड करेंगे जब हमने रियलाइज किया होगा, ठीक है। जब हमारे पास जब हमारे पास एंड हमारे हाथ में आएगा वो चीज, ठीक है ना। और हमारे पास एक्सपेंस तभी रिकॉर्ड करेंगे जब हमें अंदाजा हो जाएगा ये एक्सपेंस होने वाला है, ये लूज होने वाला है, ये लूज हो गया है, ठीक है, तो उसी वक्त हम रिकॉर्ड करेंगे। ये हमने जो एक्सपेंस या लॉसेस हम एडवांस में रिकॉर्ड कर लेंगे, पर जो हमारा रेवेन्यू हम तभी रिकॉर्ड करेंगे जब हमने रियलाइज किया होगा, ठीक है, जब हमने हासिल किया होगा। ये हम इस वजह से करते हैं जो हमारे पास जो ओवर स्टेट ना हो जाए, हमारी एसेट ज्यादा ना शो हो जाए, इनकम ज्यादा ना शो हो जाए, जिसपे हमारा टैक्स वगैरह सॉरी जो हमारे पास टैक्सेस वगैरह है, ठीक है, वो ज्यादा ना लगे हमारी कंपनी पे। तो उसके बाद हमारा आ जाता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। जो हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड इंक्लूड ऑल द मटेरियल इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर यूजर्स। जो भी हमारे पास मटेरियल इंफॉर्मेशन होगी, ये जो भी जो हमारी कंपनी या हमारे यूजर्स जो हमारे पास इंटरनल एक्सटर्नल जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए, वो उनके लिए जरूरी होगी, वो मस्ट बी डिस्क्लोज, ठीक है ना। जो हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी कंपनी के रिलेटेड, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, परफॉर्मेंस, उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं फाइनेंशियल पोजीशन में, तो वो सब कुछ उसमें डिस्कस होना चाहिए। और अगर सप्लीमेंट नोट भी चाहिए होगी, सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, वो भी उनके नोट्स की शक्ल में मौजूद होनी चाहिए। तो ये